पढ़ना है, समझिए इसको, समझा जाए। फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और दिक्कत होगा तो हमको सीधा पूछिएगा। अभी हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव वाला देख लीजिए आप लोग, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ये सब कॉपी में उतार लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इससे पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। दिक्कत होगा तो ज़रूर पूछिएगा हमको। देखिए बोला जा रहा है वुड ब्लॉक, वुड ब्लॉक मतलब कि काठ की तख्ती वाली छपाई यूरोप में 1295 ईस्वी के बाद आई। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए बोला जा रहा है यहाँ पे वुड ब्लॉक जो होता है, वुड ब्लॉक काठ की तख्ती, काठ की तख्ती, इसी को बोला जाता है काठ की तख्ती। अब वाली छपाई यूरोप में 1295 के बाद आया। यूरोप में जो है जो छपाई हो रहा था, जैसे होता है ना कि कॉपी बनना, किताब बनना, जिसे लोग पढ़ता है सीखता है, तो यूरोप में जो आया वो 1295 के बाद आया। कब आया? 1295 के बाद आया। इतना समय क्यों लगा? इसके पीछे क्या रीजन है? वही बोला कि स्पष्ट कीजिए, इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि ज़्यादा समय क्यों लगा। चलिए देखेंगे, वुड ब्लॉक वाली छपाई यूरोप में 1295 के पश्चात आई। क्यों आया? क्योंकि यह तकनीक पहले चीन के पास थी। क्योंकि ये तकनीक जो था, इसको बनाने का जो तरीका जो मालूम था वो किसी को मालूम नहीं था। सिर्फ किसको मालूम था? चीन को मालूम था, ठीक है। जब सिर्फ चीन को ही पता है ये तरीका बनाने का कि किस तरह से बनता है किताब, है ना, किस तरह से कॉपी बनता है, किस तरह से उसको डिजाइनिंग होता है, कौन सा विधि से बनता है, किसको पता था? चीन को पता था। इसलिए यूरोप में नहीं आया और चीन के पास था। पहला रीजन ये था, ठीक है, कि 1295 के बाद ही आया। क्यों? क्योंकि इससे पहले किसके पास था? सिर्फ चीन जानता था और उससे पहले कोई बनाने नहीं जानता था। अगला, मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। और मार्को पोलो जो था वो गया कहाँ पे? चीन। और चीन गए, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे सीखे, और सीखने के बाद क्या हुआ, जब लौट कर आए तब जो है अपने साथ इस चीज़ का ज्ञान लेकर आए कि हमको किस तरह से बनाना है, जाकर अपना देश में भी क्या करेंगे, बताएंगे, और वहाँ भी इसको सिखाएंगे, वहाँ भी फिर चल पड़ेगा। तो मार्को पोलो ने यूरोप को वुड ब्लॉक से अवगत कराया। और मार्को पोलो ने क्या किया, वुड ब्लॉक से जो है इस काठ की तख्ती में जो लिखा जाता था, इसके बारे में जानकारी कौन बताई यूरोप को? मार्को पोलो ने बताया। कौन बताया? हाँ, मार्को पोलो ने बताया। किसको? अपना देश को, पूरा यूरोप को बताया कि इस तरह से चीन में होता है, हम लोग वैसा कर सकते हैं। यह तकनीक यूरोप में फैल गई और धीरे धीरे यह तकनीक क्या था, पूरा यूरोप में फैल गया। पूरा यूरोप को लोग बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले के ज़माना में कॉपी नहीं था। अभी जिस तरह हम लोग किताब देखते हैं ना, एकदम मॉडर्न ज़माना की किताब हम लोग पास एकदम पिक्चर के साथ में रहता है, रहता ही नहीं रहता है। पहले ज़माना में ऐसा नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा तो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। सीधा बोला जा रहा है वुड ब्लॉक वाली छपाई यूरोप में 1295 के बाद ही आया। उससे पहले क्यों नहीं आया? तो क्योंकि ये जो तकनीक था, बनाने का जो तरीका था, बनाने का जो तरीका था सिर्फ चीन के पास था। किसके पास था? चीन के पास, और कोई जानता नहीं था। लेकिन मार्को पोलो ने चीन गया और वहाँ से इस तकनीक को सीख गया, है ना। और सीखने के बाद वो आया अपना देश और वहाँ पे अपने देश को सिखाया। और इस तरह से सीखते सीखते क्या हो गया, पूरा यूरोप में फैल गया ये। और इस तरह से जो है 1295 के बाद आया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति लाने में क्या भूमिका निभाई? देखिए मुद्रण संस्कृति, मुद्रण का मतलब क्या था मालूम है? मुद्रण, मुद्रण होता है भाई छपाई। मुद्रण किसको कहते हैं हम लोग? छपाई को कहते हैं, ठीक है। तो छपाई जब हुआ, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है। बस इसको थोड़ा सा क्या करना होगा आपको, बढ़िया से समझिए। इसको हटाइए थोड़ा सा और ऊपर थोड़ा सा ले लेते हैं।
देखिए, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति लाने में क्या भूमिका निभाई। देखिए, मुद्रण संस्कृति समझिए, मुद्रण का मतलब होता है छपाई। मुद्रण का मतलब क्या होता है? हाँ, जब छपाई शुरू हो गया, जब न्यूज़पेपर छपना शुरू हो गया, किताब छपना शुरू हो गया, है ना जी, तरह तरह के पत्रिकाएं छपना शुरू हो गया, जब ये छपना शुरू हो गया उसे बोलते हैं मुद्रण संस्कृति। उसी को क्या कहते हैं? मुद्रण संस्कृति। उससे पहले जब छपाई नहीं होता था तो लोगों के पास न्यूज़ नहीं पहुंचता था। लोगों के पास न्यूज़ पहुंचता था? नहीं पहुंचता था। यहाँ पे झारखंड में क्या हो रहा है बिहार वाले नहीं बता सकते हैं, बिहार में क्या हो रहा है झारखंड वाले नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब छपना शुरू हो गया तो क्या हो गया, बिहार में क्या हो रहा है बिहार वाले छपना शुरू कर दिए, झारखंड में क्या हो रहा है झारखंड वाले छपना शुरू कर दिए। और इस तरह से न्यूज़ के माध्यम से हमारा न्यूज़ उनके पास, उसका न्यूज़ उनके पास, पूरा भारत तो क्या पूरा दुनिया में फैल जाता था। बात सही कि नहीं है? तो बात यहाँ पर है कि अपने बातों को, न्यूज़ को, या एक जगह से दूसरे जगह या फिर देश में क्या चल रहा है ना, उस चीज़ को सब लोगों को जानकारी लेने के लिए छपाई जरूरी था, मुद्रण संस्कृति जरूरी था। तो जब मुद्रण संस्कृति आया तो फ्रांसीसी क्रांति आया। मुद्रण संस्कृति पहले, छपाई आया, तो लोगों के दिमाग में आया। चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्या बोला? छपाई के चलते विचारों का प्रसार। सबसे पहले देखिए क्रांति कैसे आया। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति लाने में क्या भूमिका निभाई? क्या भूमिका निभाई? ध्यान दीजिए। मुद्रण संस्कृति समझ में आ गया? क्या हो गया? छपाई। जब छपना शुरू हो गया तब क्रांति आया। जब छपना शुरू हुआ तब क्रांति आया। कैसे? छापने से कैसे क्रांति आ गया? बात बनता है कि नहीं बनता है? देखिए, छपाई के चलते विचारों का प्रसार। जब छपाई होने लगा तो लोग अपना अपना विचार को लिखना शुरू कर दिए। अभी का जमाना छपाई के नहीं, अभी का मॉडर्न जमाना है। अपना जो विचार आता है फेसबुक में डाल देते हैं, ट्विटर में ट्वीट कर देते हैं, करते नहीं ना? अपना जो विचार आया और विचार लोगों को अगर पसंद आ गया तो देखिए कितना खतरनाक वायरल हो जाता है। आता ही नहीं आता है। और ये क्या हो सकता है? आपका मुद्दा एक बन सकता है, और मुद्दा बनेगा तो क्रांतिकारी भी हो सकता है ना? क्रांति ला सकता है कि नहीं ला सकता है? तो वही चीज हुआ। तो सबसे पहले लोग अपना अपना विचारों को क्या करने लगे? प्रसार करने लगे, लिखने लगे। उनके लेखन ने परंपरा, अविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना की। और जब सबको है तो सबको अपना अपना विचार देने लगा। किसी का कहना है कि जो गवर्नमेंट हम लोग को चला रहा है, जो राजा चला रहा है, वो निरंकुशवाद है, मतलब किसी का नहीं सुनता है, सिर्फ अपना ही सुनता है, अपना ही करता है, अपना मनमानी करता है। तो अपना अपना लोग विचार देना शुरू कर दिया। फिर लोगों के दिमाग में भी सब जाना शुरू हो गया। दूसरा नंबर, रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया। और वहां पे बोला गया कि रीति रिवाज की जगह पर विवेक का, मतलब अपना दिमाग, अपना नॉलेज के हिसाब से क्या करना है? शासन करना शुरू किया। चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर हमला। और यहाँ पे जब लिखना शुरू कर दिया तो चर्च की धार्मिक, चर्च में जो धार्मिक बताया जाता था, चर्च समझते नहीं? जिस तरह से हिंदू के लिए एक मंदिर होता है नहीं होता है, मुस्लिम के लिए मस्जिद होता है, उसी तरह से चर्च जो होता है किसके लिए होता है? क्रिश्चियन लोगों के लिए होता है ना? क्रिश्चियन धर्म के लिए होता है। तो वहाँ पे चर्च में जाते हैं लोग। तो उसी तरह से क्या था, अपना चर्च में भी क्या था? धार्मिक होता था। तो चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर हमला। और राज्य का जो निरंकुश सत्ता अभी बताया कि वैसा सत्ता जहाँ पे कोई क्या करता है? अपने हिसाब से चलाता है, लोगों के बारे में वहाँ पे नहीं सोचता है, उसको जैसा अच्छा लगता है, वहाँ के राजा को जैसे अच्छा लगता है बस वो वैसा ही करता है, उसी को कहते हैं निरंकुश सत्ता। जब इस तरह का, अभी आप ही सोचिए, यहाँ पर एक राजा है, ठीक है, राजा बैठा हुआ पूरा राज्य को क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हमारा इस तरह का यहाँ प्रॉब्लम है, इस तरह से स्थिति है, ठीक है, इसको ठीक किया जाए। लेकिन ये क्या करता है? अपना सिर्फ देखता है ना? जिस तरह से इसको ठीक लग रहा है, अगर इसके आवाज़ उठाता तो उसी को मार देता है। मतलब ये किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं निरंकुश सत्ता, जिस पर कोई अंकुश नहीं होता है, कोई उसको कुछ नहीं बोल सकता है। अगर वैसा को होगा तो लोग लिखना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? तो वही लिखना शुरू कर दिया कि धर्म के आधार पर यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो निरंकुश शासन है, लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है ना? अब इस तरह से लिखना लोग शुरू कर दिया तो लोगों को भी तो जानना शुरू किया। अब बहुत सारे लोग क्या किए? जानने लगे इस चीज़ को। पहले जब मुद्रण संस्कृति था नहीं, छपाई था नहीं, तो लोग नहीं जानता था। लेकिन जब छपाई शुरू हो गया तो लोग जानना भी शुरू कर दिया कि हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या हो रहा है। छपाई ने वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। और छपाई जो है, छपाई के माध्यम से लोग एक दूसरे से ज़्यादा बात करने लगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। पहले तो ये न्यूज़ें नहीं पता चलता था, नहीं पता चलता था। लेकिन जैसे जैसे छपाई की प्रक्रिया बढ़ा, वैसे वैसे लोगों ने भी क्या किया? उस चीज़ को जानना शुरू कर दिया कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और फिर क्रांति शुरू हुआ। कौन सा क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्वेश्चन में आता है
कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को कैसे जन्म लिया, तो हम लोग बोलेंगे कि मुद्रण संस्कृति से पहले लोगों के बीच में कोई न्यूज नहीं जा पाता था, लोगों के बीच में कोई न्यूज नहीं जान पाता था, देश में क्या चल रहा है लोगों को पता भी नहीं चल पाता था, पता चल पाता था नहीं। लेकिन जब मुद्रण संस्कृति आया तो लोगों में वाद विवाद ज़्यादा होने लगा, न्यूज लोगों तक ज़्यादा फैलने लगा, तो गलत जो न्यूज़ रहता था या फिर गलत जो काम होता था, गलत जो नीति होता, उस पर लोगों को जब पता चलता था तो लोग क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया, क्रांति शुरू कर दिया। और इसी तरह से मुद्रण संस्कृति के बाद फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गया। तो दिक्कत याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गले में खिचखिच नहीं, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन से, पांडुलिपि क्या है, इनके प्रयोग की सीमाएं क्या थी। पांडुलिपि क्या था, पांडुलिपि क्या था, क्या था पता है, चलिए देखते हैं क्या था पांडुलिपि। हाथों से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपियां कहते हैं। पांडुलिपि किसे कहते हैं, जो जिसको हाथ से लिखा जाता था, जिसको हाथ से लिखा जाता था वही पुस्तक को हम लोग कहते हैं पांडुलिपि। क्या कहते हैं, पांडुलिपि। आइए, पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो जिसको हम लोग हाथ से लिखा जाता था, जिसको हाथ से लिखा जाता था उसी को क्या कहा जाता है, पांडुलिपि। चलिए देखिए, किताबों की बढ़ती मांग, किताबों की बढ़ती मांग क्या लिखा हुआ है, पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। अब जिस तरह से लोग तेजी से जो है न्यूज़ खरीदना चाह रहे थे, किताब खरीदना चाह रहे हैं, और हम हाथ से लिख लिख कर चाहेंगे कि बेचे, लोगों को दे, तो संभव है, जनसंख्या बहुत सारा है, लोग बहुत सारे हैं, और चाहेंगे हम लिख लिख कर सबको दे पांडुलिपि बनाकर, संभव है, संभव नहीं है। संभव है क्या, आप लोग एक तो फेयर कॉपी करने में हालत ख़राब हो जाता है। हाँ, वही 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट का जो है, जहाँ पे जो लिखाते हैं उसको आप लोग बोलते हैं एकदम नोट्स बनाए एकदम बढ़िया से ढंग से, तो वहाँ पे आप लोग क्या बोलते हैं कि सर यहाँ से हम रफ कॉपी में उतारें और फिर उसको फेयर भी करें, 2-2 बार लिखें, हम एक ही बार लिखेंगे, बोलते नहीं बोलते हैं, 2-2 बार लिखिए। तो आप लोग को 2 बार लिखने में हालत ख़राब है, तो उस तरह से अगर हाथ से लिख लिख कर आप लोग को पूरा मार्केट में देना है सबको, तो बताइए हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर करेंगे भी तो बहुत समय लगेगा, समय लगेगा नहीं, ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा समय लग जाएगा। तो वही चीज़ है, पांडुलिपि से पूरी तरह नहीं होने वाली, इतना बढ़ती मांग को पांडुलिपि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय अधिक लगना और मांग पूरी ना होना। अब ध्यान दीजिए, अगर पांडुलिपि के माध्यम से अगर मार्केट में हम देना भी चाहें, बेचना भी चाहें इसको, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले उसी से देख देख कर उतारने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ना। खर्चीला भी एकदम कॉपी लाइए, एक एक करके लिखिए, पेन लाइए, एक एक करके लिखिए सबको, समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। उसके बाद मांग भी, दूसरा बात कि मार्केट में जितना चाहिए उतना हम लोग दे भी नहीं पाते हैं। बात सही कि नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ये बहुत नाजुक होती थी, और ये जो था बहुत नाजुक मतलब बहुत कमज़ोर होता था, रख रखाव में भी प्रॉब्लम होता था, ले आने में, देखिए क्या आवाज़ कर रहा है, लाने ले जाने में मुश्किल आती थी, और साथ साथ में ये इतना नाजुक होता था कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में और ले आने में भी क्या होता था, दिक्कतें होती थी। अगर उस समय अभी जिस तरह से पेज रहता है ना, कॉपी एकदम पिनअप किया हुआ रहता है, कवर किया हुआ रहता है ना, वैसे नहीं रहता था, अलग अलग है वहाँ पे, और उसमें हम लोग लिख रहे हैं, एक जगह से ले जाना है, पता नहीं पेज एक बार मिस्टेक से गिर गया नीचे तो सारा पेज इधर उधर हो गया, है ना जी, और बहुत दिक्कत हो जाता है। उपरोक्त समस्याओं की वजह से उनका आदान प्रदान मुश्किल था, और इतना सारा प्रॉब्लम है जिसके कारण से इसकी प्रयोग में क्या थी सीमा, मतलब प्रयोग हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, और मार्केट का डिमांड पूरा नहीं किया जा सकता था। कोई दिक्कत, तो सीधा सीधे बोलेंगे पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो हाथ से लिखी हुई पुस्तक को ही क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। कोई दिक्कत, इसका कौन कौन से सीमाएं हैं, सीमाएं क्या क्या है कि सब इसको जो है हम लोग अधिक से अधिक जो है लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और मार्केट में जितना डिमांड है उसका डिमांड को हम लोग पूरा भी नहीं कर सकते हैं। यही सब है, उसको ले आने ले जाने में भी क्या होता है, बहुत सारा समस्या होता है। कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन से बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, मुद्रण ने
मुद्रण ने किस प्रकार समुदायों और भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को जोड़ने का कार्य किया। देखिए मुद्रण, मुद्रण मतलब पहले बताया क्या, हाँ छपाई, मतलब जब छपना शुरू हो गया तो किस प्रकार से पूरा समुदाय को, पूरे समुदाय को भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को जोड़ने का काम किया है ना। अपना देश में चाहे कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी क्षेत्र का हो, सबको एक साथ जोड़ने का काम किया है। कौन? मुद्रण। मुद्रण मतलब छपाई, मुद्रण मतलब छपाई, हाँ। जब छापना शुरू कर दिया वही चीज है, तो सभी को क्या किया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया, जोड़ना, सबको क्या किया, आपस में मिलाना शुरू कर दिया। देखिए कैसे, आंसर देखेंगे। मुद्रित प्रणाली ने नए विचारों के विकास, प्रसार और अभिव्यक्ति हेतु नए प्लेटफॉर्म का विकास किया। यानी जब मुद्रण क्या हुआ, जब छपना शुरू हो गया, जब छपाई शुरू हो गया, तो जितने भी लोग थे, है ना, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, सभी के पास सेम न्यूज़ आता था। सभी के पास अपना अपना विचार को जो था वो दूसरे जगह तक पहुंचाया जा सकता है। अगर हम झारखंड में हैं तो महाराष्ट्र में भी अपना विचार को पहुंचा सकते हैं, है ना जी। मतलब कि पूरा भारत में हम अपना विचार को पहुंचा सकते हैं, और किन्हीं और का विचार को हम न्यूज़ के माध्यम से पढ़ सकते थे। पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं? अभी भी आप लोग न्यूज़ खोलिएगा तो वहाँ पर क्या देखिएगा, अलग अलग जिला का, देश विदेश का सारा न्यूज़ मिलता है, मिलता नहीं मिलता है, और किन्हीं ना किन्हीं के माध्यम से वो लिखा हुआ रहता है। ऐसा थोड़ी न्यूज़पेपर अपने छप जाता है, अपने नहीं छपता है। उसके लिए वहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर होता है, वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ के सारा मामला को समझते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद वो छपाई करते हैं। तो वही चीज़ है कि एक नए न्यूज़ जो था उसमें नया नया चल रहा था, तो लोगों को एक उमंग था, उसको हमको क्या करना है, पढ़ना है और देखना है कि क्या हो रहा है, अपना देश में क्या हो रहा है। एक नए प्लेटफॉर्म के विकास की ओर ले गया। मुद्रित प्रणाली संचार का सबसे सस्ता और सरल साधन था। दूसरा बात है, जो मुद्रित प्रणाली है वो संचार का सबसे सरल हो गया, आसान हो गया, है ना, और सस्ता भी हो गया। अभी हम लोग देखिए हाथ से जो लिखेंगे, पांडुलिपि जो होता है उसको हाथ से लिख लिख कर रहेंगे, ज़्यादा समय लगेगा। जब ज़्यादा समय लगेगा ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा उसमें, लेकिन उसी को अगर फोटो कॉपी करा देते हैं तो तुरंत हो जाता है। बस है कि नहीं है? अगर फोटो कॉपी करा देते तो क्या होता है, तुरंत हो जाता है, आसान हो जाता है। आसान नहीं होता है? सबसे पहले कम का समय भी कम रहता है, एकदम 2 कॉपी फोटो कॉपी, मतलब जितना अच्छा लिखे हैं एकदम सेम वैसा ही निकल जाएगा, है ना। और हम लोग अगर लिख रहे हैं, अगर मूड खराब हो गया तो लिखते लिखते गड़बड़ कर दिए, पहला वाला लाइन जो है तीसरा वाला लाइन में घुसा दिए, पता भी नहीं चल पाया। होता ही नहीं होता, ऐसा नहीं होता है? हाँ, तो पांडुलिपि में थोड़ा सा गड़बड़ी होने का चांसेस रहता है, लेकिन जब फोटो कॉपी करते हैं, जब छपाई करते हैं तो वहाँ पे चांसेस कम होता है। ऐसा थोड़ी है कि जब फोटो कॉपी करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे हम लोग, तो नीचे वाला वर्ड ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, होगा ऐसा? क्या नहीं होगा। तो ये जो था सस्ता था, ये क्या था, सस्ता था। ये भारत के लोगों की समस्या को उजागर करते थे। दूसरा बात ये है कि जो मुद्रण संस्कृति, तो भारत में जो जो समस्या है, भारत में जो जो समस्या, उस सारे समस्या को क्या करता है, उजागर करने का काम करता है, लोगों को दिखाने का काम करता था। धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंचा रही थी। और धार्मिक पुस्तक भी क्या है, धार्मिक पुस्तक अपने धर्म के हिसाब से पुस्तक भी लिखा जाता था, और उसको भी बहुत सारे लोग क्या करते थे, बड़ी मात्रा में लोग खरीदते थे और पढ़ते थे। भारतीय मूल के अखबार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक समाचार पहुंचाते थे, और भारतीय मूल के जो अखबार था वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाने का काम करते थे। और इस तरह से छपाई जो है, मुद्रण जो है, क्या बोलते हैं, समुदाय और भारत के सभी भागों को एक साथ जोड़ने का काम किया है। अब आप ही सोचिए कि यहाँ पे एक हम लोग क्या बोलते हैं, एक चीज़ लिखें और उसको रख दिए, बुक दुकान में दे दिए या फिर न्यूज़ में डाल दिए, ठीक है, तो हर जगह जाएगा, हर कोई देखेगा। लेकिन अभी का ज़माना मॉडर्न, अभी 2023 चल रहा है, बात सही नहीं है, तो मॉडर्न है। अभी न्यूज़पेपर जाके अखबार लेके कोई नहीं खरीदता है अभी नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में वही मॉडर्न युग था, जिस समय कुछ था ही नहीं, और उस समय नया नया मैगजीन निकल रहा है, नया नया अखबार निकल रहा है, नया नया किताब निकल रहा है, तो मॉडर्न युग था कि नहीं उस टाइम? उसमें वही था कि कुछ तो नया हो रहा है, और सब उससे क्या हुआ, जुड़ना शुरू हो गया। जितना को होता लोग पढ़ता था, और जो नहीं पढ़ पाते थे वो भी बोलते, बाबू इसको पढ़ो ना, हम भी सुनेंगे क्या लिखल है ना जी। और इस तरह से लोग जो है सुनने का प्रयास करते थे, और एकदम माहौल बन गया था। पूरा भारत को जोड़ने का काम किया मुद्रण संस्कृति, सभी समुदायों को एक साथ मिलाने का काम किया है मुद्रण संस्कृति।
किया कि नहीं किया? बोलिए ना, यस सर, नो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब मुद्रण संस्कृति है, चैप्टर ही है मुद्रण संस्कृति ना। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या, ध्यान दीजिएगा, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार योगदान दिया? मुद्रण संस्कृति ने, क्वेश्चन क्या, मुद्रण संस्कृति ने मतलब वही छपाई का प्रक्रिया ने भारत में, अपना देश भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, मतलब अपना घर के बारे में नहीं सोचना है, देश के लिए सोचने के लिए, देश के बारे में सोचने के लिए किस प्रकार से योगदान दिया है? छपाई ने अपने देश के बारे में सोचने के लिए आपको किस तरह से योगदान दिया है? बात समझ में आया? क्वेश्चंस का कहना है जब छपाई बढ़ रहा है, तेजी से छपना शुरू हो रहा है, तो वो जो है पूरा भारत के बारे में आपका सोच जो है, देखिए अभी लोगों का सोच क्या होता है, जब छोटा रहते हैं तो सोच क्या होता है, सिर्फ अपना घर के बारे में सोचना कि घर का हमारा कंडीशन क्या है, कैसे ठीक होगा, कितना पैसा कमाएंगे, जो घर बनाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तरह तरह का बात होता ही नहीं होता है। तो सिर्फ अपने घर के बारे में सोच रहा है तो उसको परिवारवाद कहेंगे, है ना जी। लेकिन घर से वो ऊपर उठ के जो पूरा समाज के बारे में सोचता है उसको समाजवाद कहेंगे। लेकिन वो समाज के बारे में तो सोचता है, घर के बारे में सोचता है, लेकिन इसके साथ साथ पूरा देश के बारे में भी अगर सोचना शुरू कर दे तो उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। क्योंकि हमारा सोच है सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचते हैं, देश के लिए भी सोचते हैं। पता है वर्ल्ड कप भारत क्या हो गया, हार गया भारत, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। पता चला आप लोग, दुख हुआ कि नहीं हुआ? बहुत दुख हुआ, है ना जी। हाँ अब बताइए तो दुखी क्यों हो गया? वहां पे आप हारे हैं क्या? आपका परिवार हारा है क्या? लेकिन फिर भी दुख हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद है, राष्ट्र के लिए सोचते हैं। बात सही कि नहीं है कि हमारा देश हारा है मतलब कि हम हारे हैं? बात सही कि नहीं है? तो वही चीज होता है, उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद का सोच। अगर कोई भी देश अपना भारत पर आंख दिखा के देखेगा तो हम लोग क्या करेंगे? निकाल देंगे आखिर चलिए ठीक है, इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद, है ना। तो ये कब संभव था? जब मुद्रण संस्कृति आया, जब मुद्रण संस्कृति यहाँ पे आया तो हम लोग क्या करने लगे? उसको पढ़ना शुरू कर दिए। जब पढ़ना शुरू कर दिए तो सारा जानकारी हम लोग को मिलना शुरू हो गया। तब हम लोग जानना शुरू किए, ओए क्या लग कर रहे हैं, फिर डांट उठ देंगे। बीच क्लास में आपस में कुछ मत कीजिए। हाँ अगर पूछना रहेगा तो सीधा खड़ा हो जाइए अपने जगह पर, फिर वहाँ से डायरेक्ट पूछिए। आपस में बात कीजिएगा तो डांट देंगे, फिर रोते हुए घर जाइएगा, फिर हमको नहीं बोलिएगा, समझे कि सर क्यों डांट दिया, क्या जी। हाँ तो कहाँ हम बात कर रहे थे, आप लोग भटका देते हैं। हाँ तो राष्ट्रवाद को हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कब? जब ये मुद्रण संस्कृति का प्रचलन हुआ, है ना जी। तो मुद्रण संस्कृति प्रचलन हुआ तो हम लोग देखिए, सबसे पहली चीज होता है कि राष्ट्रवाद के बारे में हम कब जानेंगे, कब उस पर विचार करेंगे? जब उसके बारे में हम जानेंगे। बात सही कि नहीं है? और हम देश के बारे में कब जानेंगे? जब हम पढ़ेंगे उसको, चाहे न्यूज के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे किस और भी न्यूज के माध्यम से, चाहे टीवी के माध्यम से, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे तभी ना उस पर हम अपना विचार दे सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। बात सही कि नहीं है? वही चीज है। तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में क्या किया? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का काम किया, मतलब लोगों को देश के बारे में सोचने का काम किया है। किया कि नहीं किया है? मुद्रण संस्कृति देखिए कैसे किया है, ठीक है। दमनकारी नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। सबसे पहले दमनकारी नीति मतलब वैसा नीति बनता था जो हमारे देश के लिए जो खराब रहता था, हमारे देश के लोगों के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता था, वैसा नियम बनता था। लोगों को, किसानों के लिए ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, बिना कुछ किए उसको जेल का सजा काटना पड़ रहा है, तरह तरह का नीति, उसी बोलते हैं दमनकारी नीति, है ना जी। कि हमारे देश के लिए जो है लोगों के लिए क्या था? खतरा था। तो वो सब नीति जब बनता था तो लोग जानेगा तभी न उसका आवाज़, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। तो वहाँ पे राष्ट्रवादी अखबार, वैसा अखबार जो पूरा देश में चलता था, उस अखबार में छापता था कि अभी तक इन लोगों ने, अंग्रेजों ने इस तरह के यहाँ पे नीति बनाया है। तो लोग उसको पढ़ता था, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? और पढ़ने के बाद सोचता है कि ऐसा नीति बनाया, वो गलत नीति बनाया है।
और फिर लोग क्या था, देश के लिए फिर लड़ उठता था। वहाँ पे नहीं देखता था मेरा घर बनल है कि नहीं बनल है, मेरा कपड़ा है कि नहीं, देखेगा क्या, नहीं देखता है। राष्ट्र के लिए, देश के लिए सोचना शुरू करता है। तो वही चीज़ है। इस प्रकार से मुद्रण संस्कृति ने भारत को राष्ट्रवाद बनाने में क्या किया, मदद किया है। अगला, उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन के बारे में लिखा। औपनिवेशिक कुशासन, औपनिवेशिक मतलब वही अंग्रेज लोग, है ना जी। अंग्रेज लोगों का जो कुशासन था, बढ़िया से शासन नहीं करता था, उसके बारे में भी लिखा। जब उसके बारे में भी छपेगा तो लोग पढ़ेगा, और जब लोग पढ़ेगा तो फिर अंग्रेजों के खिलाफ उठेगा नहीं उठेगा, और अपने देश के लिए सोचेगा कि अंग्रेज लोग हमारे देश को क्या कर रहा है, बर्बाद करने का काम कर रहा है, और हम ही लोग को प्रॉब्लम में डाल रहा है। फिर लोगों को धीरे धीरे सोचना शुरू कर दिया। पंजाब के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने पर बाल गंगाधर तिलक ने अपना केसरी समाचार पत्र छापा। अब क्या किया गया, पंजाब में जितना भी क्रांतिकारी थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रांतिकारियों को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। तब जाकर के बाल गंगाधर तिलक ने एक अपना केसरी समाचार पत्र का छाप दिया। किसको छापा गया, केसरी समाचार पत्र, किनके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और उन्होंने इस चीज़ को दर्शाया कि हमारे देश में जो क्रांतिकारी लोग थे, है ना, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, उन लोग को जो है बिना मतलब का क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उसके बारे में लोग जानेगा तब ना आवाज़ उठाएगा। तो फिर समाचार पत्र में क्या किया गया, उसको छाप दिया गया। पंजाब तथा देश के अन्य भागों में राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। और इस तरह से जो है न्यूज़ के माध्यम से जो पंजाब में जान रहा है कि पंजाब में जो है क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिएगा, उसका न्यूज़ अगर झारखंड में पता चलता है तो झारखंड के लोग भी बोले गलत किया वो लोग, फिर वो लोग भी यहाँ पे आंदोलन करना शुरू करेगा, उसको छोड़ो, तो हम लोग भी यहाँ पे आप लोग की बात किसी तरह से नहीं सुनेंगे। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करने का पूरे भारत में विरोध हुआ। और इस तरह से बाल गंगाधर तिलक को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरे भारत में इसका विरोध किया गया। तो पूरा भारत के लोग एक साथ एक समय में कैसे विरोध किए, इसके पीछे क्या था, मुद्रण संस्कृति। बात सही कि नहीं, क्योंकि मुद्रण संस्कृति का काम ही था, मतलब छपाई न्यूज का काम ही था कि लोगों तक पहुंचा देना, जो भी हो रहा है, जो घटना घट रहा है उसको लोगों तक क्या करना है, पहुंचा देना है। और फिर जो है तेजी से क्या हो गया, आंदोलन का स्वरूप ले लेता है। तो वही चीज है, क्वेश्चन में आता है, क्या क्वेश्चन में आता है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवादी को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार योगदान दिया। आराम से हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो दिक्कत है, दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी थोड़ा देखेंगे, समय भी बहुत कम रहता है। मुद्रित किताबें अशिक्षित लोगों के बीच लोकप्रिय क्यों हुई। देखिए अब मुद्रित क्या था, मुद्रित किताबें जो छपा हुआ किताब था, जो पढ़े लिखे थे, जो लोग पढ़े लिखे थे उन लोग के लिए तो बढ़िया था, उन लोग तो पढ़ लेते थे, उन लोग के बीच में तो फैल रहा था। लेकिन जो अशिक्षित थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों के बीच में भी लोकप्रिय हुआ। कैसे, अगर जो पढ़ने लिखने के लिए एकदम नहीं जान रहे हैं वो भी किताब को खरीद रहे हैं, है ना जी, बताइए कैसे। चलिए देखते हैं क्या होता था। जो लोग पढ़ नहीं पाते थे वे भी बोलकर पढ़ने वाले लोगों को सुनकर खुश होते थे। जो लोग पढ़ने के लिए नहीं जानते थे ना, तो जो लोग पढ़ने के लिए जानते थे उसके पास रह जाते थे और उनको बोलते थे आप पढ़िए, जब पढ़ ही रहे तो जोर से पढ़िए, उसको हम सुनेंगे, और उस चीज़ को सुन कर खुश रहते थे, जानना चाहते थे। देखिए लोगों को दिमाग में एक चीज़ आ गया था, लोगों को भावना एक चीज़ आ गया था कि अपना देश में क्या चल रहा है उस चीज़ के बारे में जाने। इसलिए तो बिना पढ़े लिखे होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उनका सुनकर हम क्या कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, इसलिए जो है फेमस हुआ। लोकगीत और कथाओं का छपना, और साथ साथ में लोकगीत, गीतों को छाप देना, कथा को छापना, ठीक है, इसके कारण से फेमस हुआ। सचित्र किताबों का छपना, अब धीरे धीरे चित्र सहित छाप देना। चित्र भी बोलता है, चित्र भी क्या करता है, बोलता है, नहीं बोलता है कि किसको दे रहे हैं, ले रहे हैं, कि पानी गिर रहा है ना, मतलब चित्र भी अगर बढ़िया से छपा जाए तो चित्र भी क्या करता है, बोलता है। तो चित्र जब वहाँ पे देखता है, अरे चित्र में से है ना, हम लोग देखे नहीं, बाहुबली के ट्रेलर देखिएगा, इधर से जो है कटप्पा मार देता है ना जी, और हम लोग देखते हैं अरे इसको तो मार रहा है, उसको मार दिया है, देख के पिक्चर को देखकर पहचान लेते हैं कि क्या किया है ना जी। तो चित्र भी वहाँ पे छप जाता है, और चित्र के माध्यम से भी जो पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे हुए होते थे उन लोगों के बीच में भी किताब क्या था, फेमस हो जाता था।
इन्हें ग्रामीण सभाओं में, शहरी शराब खानों में गाया सुनाया जाता था। और जहाँ पे गांव का जो सभा होता था, गांव में हर गांव में एक जगह पे क्या होता है, बैठक वगैरह होता है, तो उस जगह पे जो इसमें कथा रहता था, जो इसमें लोकगीत रहता था, उसको गाया जाता था, सुनाया जाता था, है ना। जहाँ पे शराब खाना होता था, जहाँ पे शराब वगैरह लोग जाता है पीने उने के लिए, तो उस जगह पर भी क्या था, इस लोकगीत को और इस कथा को सुनाया जाता था, है ना। और इस तरह से क्या हो गया, जो पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित लोग थे, उन लोगों के बीच में भी लोकप्रिय हो गया। क्या लोकप्रिय हो गया, मुद्रण संस्कृति। कोई दिक्कत कि पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी ज़्यादा फेमस हो गया उन लोगों के बीच में भी। पता चला ना क्यों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बताइए, देखिए, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जारी करने के कारण बताइए। देखिए, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जारी करने के कारण बताइए। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, सबसे पहले इसको जानेंगे। ये कौन सा एक्ट मतलब होता है, नियम। एक्ट मतलब क्या होता है, नियम, है ना। तो कौन सा नियम, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यह एक नियम था। ये क्या था, एक कानून था। ये क्या था, कानून था। किस प्रकार के कानून था, इसमें कानून था, चलिए देखते हैं क्या कानून था। जब किसी रिपोर्ट को बागी करार दे दिया जाता था, जब किसी रिपोर्ट को बागी करार दे दिया जाता था। बागी मतलब समझते हैं, हाँ? बागी मतलब क्या होता है, जो किसी को नहीं सुनने वाला है ना। बागी उसी का नाम था जो किसी को सुनता नहीं है। ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। अगर उसको हम मना कर दें फिर भी वो वही करेगा, उसी को क्या कहते हैं, बागी। उसको हम रोक दे रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद वही करेंगे, है ना। और किसी को सुनेंगे नहीं, वही चीज़ है। जब किसी रिपोर्ट को बागी करार दिए, तो बागी मतलब एक न्यूज़ चैनल है या फिर जो एक प्रेस छाप रहा है, मुद्रण संस्कृति छाप रहा है, उसको दे दिया गया बागी करार दे दिया गया। मतलब उसको बोला कि इस तरह का रिपोर्ट आपको छापना नहीं है, लेकिन फिर भी उस तरह का रिपोर्ट वो छाप रहा है। जैसे एग्जाम्पल कि अंग्रेजों के खिलाफ नहीं छापना है। अंग्रेजों के खिलाफ अगर वो सब गड़बड़ी भी कर रहा है ना, तो उन लोगों के खिलाफ क्या करना है, नहीं छापना है। लेकिन बहुत सारे रिपोर्टर ये था, तो कितना बोलेगा हम तो छापेंगे ही, बात है कि नहीं है। इसलिए कुछ कुछ रिपोर्ट को बागी करार दे दिया जाता था। क्या करार दे दिया जाता था, बागी। तो उसे छपने से पूर्व चेतावनी दी जाती थी और ना मानने पर क्या लगा, प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली जाती थी। और उसको छापने से पहले उनको चेतावनी दे दिया जाता था, है ना। जो रिपोर्टर को बागी करार दिया गया था, उन लोग को बोल दिया गया कि आप लोग ये सब चीज़ छापना नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ छापना नहीं है। और उसको चेतावनी दिया जाता था। अगर फिर भी वो लोग छाप देता था तो क्या करता था, उन लोगों का जो प्रिंटिंग प्रेस था, मतलब छापने वाला जो मशीन था, मशीनवे को जब्त कर लेता था, छीन लेता था अंग्रेज लोग। इसी को कहते हैं वर्नाक्यूलर एक्ट, है ना जी। कि लोगों को क्या करता था, छापने से रोकने का काम करता था कि छापना नहीं है। हाँ, छापिए ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब हम लोग के खिलाफ नहीं छापना, ऐसा कहना था उन लोग का। किन लोगों का कहना था, अंग्रेजों का, गधा सा। भारत में अखबारों के माध्यम से बढ़ रहे राष्ट्रवाद अर्थात ब्रिटिश विरोधी विचारधारा के नियंत्रण के लिए, अब यहाँ पे ये इसको क्यों बनाया गया, वर्नाक्यूलर एक्ट जो है जब छपना शुरू हो गया, लागू हो गया, तो उसमें बहुत सारे लोग जो था छापना शुरू कर दिया था कि अंग्रेज लोग ऐसा नियम लगा रहा है, बिना कारण बस वो जेल में डाल दे रहा है, गिरफ्तार कर ले रहा है ना जी। तो उन लोग को क्या किया, रोकने के लिए इस नियम को लागू किया गया। भारत में छपने वाली सभी देसी अखबारों के प्रकाशन पर नज़र रखने के लिए। दूसरा बात, इसको क्यों बनाया गया, तो भारत में जितना भी छप रहा था देसी अखबार, जितना भी देसी अखबार छप रहा था, उस पर नज़र रखने के लिए भी बनाया गया था कि कौन क्या छाप रहा है, उसको देखिए। अगर जहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ छपा तो उसको तुरंत रोकिए, है ना जी। और अंग्रेजों के खिलाफ नहीं छपा हुआ तो उसको डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसीलिए लगा दिया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है। इससे भारत को क्या हुआ, नुकसान हुआ। इससे भारत लोगों के लिए नुकसान है ना जी, अंग्रेज लोग के लिए फायदा है। अगर अंग्रेज लोग पकड़ के बिना कारण आपको जाके जेल में डाल देगा, गिरफ्तार कर लेगा, और वही चीज़ हम छाप देंगे तो वो हमको भी जेल में डाल देगा, कोई मतलब है बताइए। तो यही था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, है ना। कि अगर हम उसके खिलाफ छाप रहे हैं, सच्चाई को दिखाना चाह रहे हैं, तो हम ही को पकड़ के डाल देगा, गिरफ्तार कर लेगा।
गलत बात था कि नहीं था? अरे भारत के जो अखबार लोग था, अखबार छापने वाले जो लोग थे, उन लोगों के ऊपर क्या किया था? इस तरह का एक्ट लगा दिए थे। कौन लगाया था? अंग्रेज लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक क्या था? एक चर्च का नाम है। रोमन कैथोलिक क्या है? चर्च का नाम है। चलिए देखते हैं इस चर्च में क्या होता है। चर्च के विभाजन में मुद्रण संस्कृति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। देखिए, रोमन संस्कृति चर्च के विभाजन में, इस चर्च के विभाजन में मुद्रण संस्कृति की भूमिका को स्पष्ट करना है। मुद्रण संस्कृति की कौन सी भूमिका था? किस में? कैथोलिक चर्च के विभाजन में। कैथोलिक चर्च के विभाजन में, उसका अलग अलग होने के कारण में मुद्रण संस्कृति का क्या रोल था? इसका क्या भूमिका था मुद्रण संस्कृति का? चलिए देखते हैं। मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक की कुरीतियों की आलोचना करते हुए 95 थीसिस या स्थापनाएं लिखी। मतलब बोला जा रहा है कि मार्टिन लूथर जो थे, एक आदमी थे, तो मार्टिन लूथर जो थे, आदमी कहने का मतलब हो गया बहुत अच्छे जानकार थे, ठीक है। तो इन्होंने रोमन कैथोलिक में जो नीति बनता था, रोमन कैथोलिक में मतलब इस चर्च के अंदर में जो नियम बनता था, ठीक है, उस नियम में बहुत सारा नियम ऐसा था जो लोगों के लिए अच्छा नहीं था, है ना। उसी को कहते हैं कुरीति। क्या कहते हैं उसको? कुरीति। वैसा रीति, वैसा नियम जो लोगों के लिए ठीक नहीं था। तो उन कुरीतियों को क्या किया गया? आलोचना करते हुए 95 स्थापनाएं, मतलब थीसिस लिखे, 95 थीसिस लिखे, मतलब उसको प्रमाण कर करके 95 बातों को बताया, एकदम प्रमाणित करके कि ये जो है गलत है, ये गलत है। 95 थीसिस को लिख डाले, है ना जी। कौन? मार्टिन लूथर ने। किसके बारे में? तो रोमन कैथोलिक में बहुत जो नियम बनता था, उस नियमों के बारे में बता दिया कि 95 जो है वो गलत है। उसको प्रूफ करके भी दिखाते थे, उसी बोलते हैं थीसिस, है ना। ताकि प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप गलत बोल रहे हैं तो गलत कैसे बोल रहे हैं, तो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि गलत कैसे है ना। तो कौन लिखे? मार्टिन लूथर ने। पहला चीज ये है। दूसरा नंबर में, इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के क्या लिखा है? गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। अब बोला था इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर में, मतलब विटेनबर्ग का जो गिरजाघर था, उस गिरजाघर के सामने भी क्या किया? इसका एक कॉपी रख दिया गया, टांग दिया गया, गिरजाघर के पास में भी। चलिए आगे देखते हैं। लूथर ने लेख बड़ी तादाद में छापे गए, और जो मार्टिन लूथर जो थे, जो अपना लेख लिखे थे, बड़ी तादाद में, बहुत अधिक संख्या में लिखे थे, एक दो नहीं लिखे थे, बहुत अधिक मात्रा में लिख डाले। फलस्वरूप चर्च का विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। और इसी के कारण से क्या हो गया? जो कैथोलिक रोमन चर्च था वो दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। एक जो एक कुरीति को जो बनाते थे वो अलग हो गया, और दूसरा मार्टिन लूथर का जो सोच वाले लोग थे वो अलग हो गए। बोले नहीं, इसमें हम लोग नहीं रहेंगे, है ना जी। इस जो रोमन कैथोलिक चर्च है, इस चर्च के नियम कानून को हम लोग नहीं मानेंगे। तो कुछ नहीं माने मार्टिन लूथर के साथ बहुत सारे लोग आ गए, मार्टिन लूथर के साथ में, और बहुत सारे लोग जो इधर थे तो उधरे चल गए, है ना जी। और इस तरह से दो भागों में बट गया। तो दो भागों में बटने के पीछे क्या रीजन रहा? तो दो भागों में बटने के पीछे मुद्रण संस्कृति रहा। क्या रहा? मुद्रण संस्कृति। क्योंकि मुद्रण संस्कृति में मार्टिन लूथर ने लिखे, और लिखने के बाद क्या किया? बहुत अधिक मात्रा में छपाई किए, और छपाई करने के बाद पूरा मार्केट में गया, पूरा गिरजाघर में गया कि नहीं गया? और जब गया, लोग जाने, पढ़े, लिखे, तो कुछ लोग जो इसी में रह गया और कुछ लोग जो है हट गया वहाँ से, बचे कि नहीं है। इसलिए जो है मुद्रण संस्कृति भी क्या किया? कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च के विभाजन करने में मदद किया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए, एकदम जल्दी से देखिए, लेट नहीं कीजिए, अभी है 15 मिनट टाइम है, 15 मिनट में हो जाएगा हमको लगता है। देखिए, 19वीं सदी में महिलाओं द्वारा पढ़ने के चलन के प्रति लोगों का क्या रवैया था? महिलाओं की इस संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया थी? ध्यान दीजिएगा, कब की बात करें हम लोग? 19वीं सदी में। 19वीं सदी में महिलाओं द्वारा पढ़ने का चलन के प्रति क्या रवैया था? उस समय जो 19वीं सदी में महिलाओं जो पढ़ती थी तो उसमें क्या रवैया था? पढ़ने दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया था, क्या स्थिति था? देखेंगे हम लोग महिलाओं की इस संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया थी, और महिला लोग क्या चाहती थी।
है ना, उस टाइम महिला लोग क्या थे, उनका क्या कहना था, चलिए देखते हैं। तो उदारवादी पिता और पति अपने घर पर औरतों को पढ़ाने लगे, है ना। उदारवादी पिता और पति जो थे, मतलब उसके घर के जो पिता और पति थे, है ना, वो लोग भी अपने घर में औरतों को पढ़ने की इजाज़त दे दी कि आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उदारवादी मतलब क्या होता है, उदारवादी मतलब दयालु वाले, जो लोगों के बारे में सोचते हैं अपने घर के बारे में, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग उदारवादी। मतलब अपने घर के बारे में सोचते हैं कि नहीं मेरी बेटी है, मेरी बहू है ना, तो उन लोग को क्या किया, घर में पढ़ने के लिए इजाज़त दिया गया, पढ़ाने लगे घर में ही। शहरों में छोटे छोटे स्कूल खुले तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। अब शहर में जो है स्कूल भी खुलना शुरू हो गया था, है ना, जब सारा प्रिंटिंग प्रेस छपना सब शुरू हो गया तो पढ़ाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए स्कूल खोला जाने लगा, है ना, शहरों में। तो फिर लोग भी क्या किया, स्कूल भेजने लगे, लोगों को स्कूल भेजने लगे। बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार कर लिया, और बागी औरतों जो थी, जिसको मना किया जाता था, है ना, कि नहीं जाना नहीं पढ़ना, लेकिन वो लोग भी अस्वीकार किया, पढ़ भी करेंगे, पढ़ेंगे नहीं जाएगा कहाँ, है ना, तो बहुत सारे को पढ़ना शुरू कर दिया। और इस तरह से वही चीज़ है 19वीं सदी में महिलाओं को पढ़ने का चलन में क्या हुआ, क्या रवैया था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या किया, पढ़ने के लिए इजाज़त भी दे दिया, स्कूल भी खोले, है ना, और पढ़ाई भी वहाँ पे शुरू हो गया। और बागी महिला लोग क्या की, क्या करना है, अस्वीकार कर दिया इस प्रतिबंध को। अगर कोई हमको रोकेगा पढ़ने से तो हम रुकेंगे नहीं, बस है कि नहीं है, एकदम पुष्पा डायलॉग में, हम रुकेंगे ही नहीं, कितना प्रयास कीजिए, रोक लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे तरीकों का उल्लेख कीजिए, ऐसे तरीकों का उल्लेख कीजिए जिनसे मुद्रित किताबों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ी। फिर से सुनेंगे, ऐसे तरीकों को बताइए, आप उल्लेख कीजिए मतलब बताइए, ऐसा ऐसा तरीका को बताइए जिससे मुद्रित किताबों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ी, जिससे जो एकदम आम आदमी है, नॉर्मल आदमी है, वो भी पढ़ सकता था। ऐसे तरीका के बारे में बताइए, है ना, कि एक आम आदमी था उस टाइम में, आम आदमी एकदम पूरा नॉर्मल गरीब से गरीब, वो भी किताब को पढ़ सकते थे। कैसे, चलिए देखते हैं। मद्रास में सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी। मद्रास मतलब चेन्नई, वहाँ पे क्या था, सस्ती किताबें को चौक में चौराहों पर एकदम सस्ता में बेचा जा रहा था। अब गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकते थे, इतना सस्ता में बेचता था, इतना सस्ता में बिकता था कि गरीब से गरीब लोग इसको खरीद सकते थे। सार्वजनिक पुस्तकालय खुलना, और वहाँ पे सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के लिए पुस्तकालय, लाइब्रेरी खोल दिया गया। शहरों, कस्बों तथा संपन्न गांवों में, कहाँ कहाँ खोला गया, शहरों में खोल दिया गया, कस्बों में खोल दिया, गांवों में खोल दिया गया, है ना जी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी का मॉडर्न युग में भी क्या किया गया है, नहीं खुला है। जगह एक लाइब्रेरी दिखाइए तो ढूंढ के विष्णुगढ़ में है, नहीं मिलेगा आपको। तो वही चीज़ होता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय उस जमाने में था, ठीक है ना, लेकिन अभी के टाइम में नहीं है। तो वही चीज़ है कि उस समय क्या किया, पुस्तकालय खोल दिया गया। पुस्तिकाओं और निबंधों में जातिगत भेद के बारे में लिखना, और जितना भी वहाँ पे निबंध लिखाता था, पुस्तक में जो पुस्तिकाओं में लिखाता था, वहाँ पे क्या किया गया, जातीय भेद के बारे में लिखना भी शुरू कर दिया कि जाति के आधार पर किस तरह का भेदभाव हो रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए, लिखना शुरू कर दिया गया। मजदूरों में साक्षरता आए, नशाखोरी कम हो गया, और इससे फायदा क्या हो गया, जो मजदूर लोग थे, जो पढ़ा लिखा नहीं हुआ करते थे, वो लोग पढ़ना लिखना सीख गया। नशाखोरी कम हो गया, जो नशा करता था, शराब वगैरह का आदी बन गया था, वो लोग भी जब पढ़ना लिखना सीख गया फिर छोड़ दिए लोग। राष्ट्रवाद का संदेश आम आदमी तक पहुंच रहा था, और राष्ट्रवाद का संदेश मतलब हमारा देश में क्या चल रहा है उसका न्यूज भी हमारे एक एक लोगों तक पहुंच रहा था, नहीं पहुंच रहा था। तो वही चीज़ है, क्वेश्चन में ऐसे तरीका बताइए जिनसे मुद्रित किताबें आम आदमी तक पहुंच रहा था। कौन कौन सा तरीका है, कौन कौन सा तरीका? तो सबसे पहले सस्ते सस्ते किताब चौक चौराहे में बेचना शुरू हो गया था, बिकना शुरू हो गया था, ठीक है, जिससे गरीब से गरीब आदमी भी खरीद सकता था। दूसरा नंबर, लाइब्रेरी भी खुल गया था गाँवों में, शहरों में, कस्बों में, हर जगह के। उसके बाद जो मजदूर हुआ करता था, अनपढ़ हुआ करता था, वो लोग भी पढ़ना लिखना सीख गया, है ना। जो नशाखोरी, नशा का आदी बन गया तो वो भी छोड़ दिया। पूरा देश का जो न्यूज होता था वो भी क्या करना, लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। ये सब लिखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 बोलिए।
क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिए, मुद्रण संस्कृति के प्रभाव की व्याख्या करें। मुद्रण संस्कृति के प्रभाव की व्याख्या। मुद्रण संस्कृति से क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, चलिए देखते हैं। मुद्रण से पुस्तकों की लागत कम हो गई, कम हो जाती है। मुद्रण से मतलब जब छपाई प्रक्रिया शुरू हो गया तो सबसे पहले जो लागत है ना, वो क्या हो गया, कम हो गया। लागत मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ नहीं समझ रहे हैं लागत मतलब? लागत का मतलब होता है खर्च, कम खर्च हो गया, है ना। अब उसको बनाने में जो खर्चा था वो कम हो गया। पहले लिखा जाता था, फोटोकॉपी कर देते हैं, तो लिखने में हमको एक किताब लिखने में बहुत समय लगता है, फोटोकॉपी करने में बहुत कम समय में तुरंत हो जाएगा, साथ में पैसा भी कम खर्च होगा। तो वही चीज़ होता है, लागत कम होने लगी। प्रत्येक पुस्तक को उत्पादन करने के लिए आवश्यक समय और श्रम कम होने लगा। अब पैसा भी कम खर्च होने लगा, है ना, समय भी कम लगने लगा, समय का भी बचत होने लगा और मेहनत भी कम लगने लगा।